अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अन्नदाता। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अच्छी बढ़वार हेतु देरी से बोई गई गेहूं की फसल में किए जाने वाले कार्य। किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ। नेपियर घास उगाकर साल भर खिला सकते हैं अपने पशुओं को हरा चारा। प्रदेश के जिन भी किसानों ने गेहूं की देर से बुआई की है, उनकी फसल 20 से 30 दिन की अवस्था पर होगी और फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन आदि। तो देरी से बोई गई गेहूं की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, चलिए जानते हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर BS कंसाना से। आज मैं आप लोगों को गेहूं की फसल के बारे में वर्तमान स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वर्तमान समय में अधिकतर किसान भाइयों ने गेहूं की बोनी कर ली है और गेहूं की लगभग अवस्था 15 से 20 दिन की अवस्था में किसान भाइयों के खेतों पर खड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए वो यह है, गेहूं की फसल में सिंचाई मिट्टी के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं की फसल कमजोर हो जाएगी और आपको गेहूं का कम उत्पादन ही प्राप्त होगा। इसलिए फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। हमें अपनी फसल में पहला पानी 18 से 21 दिन के बीच में आवश्यक रूप से देना चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ एक पानी देने की व्यवस्था है तब भी हमें पहला पानी 18 से 21 दिन की अवस्था में देना चाहिए। पहले पानी की भूमिका इस प्रकार से समझी जा सकती है कि यह साधारणतः शीर्ष जड़ें जो होती हैं, या अंग्रेजी में कहूँ तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर हम 18 से 21 दिन की अवस्था में देते हैं। अगर इस अवस्था में नमी की कमी फसल को महसूस होती है तो उसका उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में 18 से 21 दिन या 24 दिन तक हमारे खेत में पहला पानी खेत लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। साथ ही जिन हमारे किसान भाइयों ने आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी स्फोर और पोटास की मात्रा बुआई करते समय डाल दी होगी, जो शेष आधी मात्रा है उसमें से आधी मतलब 1/4 जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह पहले पानी के बाद हमारे खेत में डालनी है। गेहूं की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही साथ फसल में कीट और रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों का समय पर नियंत्रण कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसी के साथ साथ लगभग 25 से 30 दिन की फसल अवस्था पर पानी लगाने के बाद हम अपने खेत में हर्बिसाइड का स्प्रे कर या खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करके खरपतवारों को भी भलीभांति नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं,
तो मेट्रीब्यूजन दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये 260 ग्राम 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से हमें अगर स्प्रे करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले अधिकतर खरपतवार का हम नियंत्रित कर पाते हैं। इसी के साथ साथ जहाँ चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों तरीके के कुछ प्रमुख खरपतवार उपलब्ध हैं जैसे बथुआ और फेलरस माइनर वगैरह, तो इसके लिए हम सल्फासल्फुरान अकेली दवा का प्रयोग करके भी अपने खेत में इन दोनों तरीके के खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जो भी किसान भाई खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते समय सदैव फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी दवा पूर्ण रूप से पौधे पर पड़े और उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हों। यदि आप रासायनिक दवाओं से खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर पाए हैं तो अभी आप मजदूरों से खेत में निराई गुड़ाई करवाकर भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए आप हैंडो, खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग करें तो फसल की अच्छी बढ़वार होने से गेहूं का अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए फसल में उपलब्ध जो भी खरपतवार है उनको भलीभांति नियंत्रित करके अपनी फसल के अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। गेहूं की फसल में दीमक नामक कीट का भी प्रकोप होता है, जो कि गेहूं के पौधों की जड़ तथा तनों को काटकर नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण फसल सूखने लगते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आप क्लोरपॉरीफॉस नामक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और उसे किसी डब्बे में भरकर सिंचाई जल के मुख्य द्वार पर डब्बे में छेद करके रख दें, जिससे बूंद बूंद करके दवा सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है और दीमक कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बढ़ती जनसंख्या और घटती जोत के कारण आज कृषि पर उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते कई लोग अपने घरों की छतों और घरों के पास मौजूद खाली जगहों पर फूल और सब्जियों की खेती करने लगे, जिसे हम टेरेस गार्डन भी कहते हैं। तो ये टेरेस गार्डन आपके लिए किस तरह से उपयोगी है और इन बगीचों का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीडी यादव। अपना देश कृषि आधारित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जनसंख्या के चलते कृषि जोत का आकार सतत घट रहा है। ऐसे में लघु व सीमांत किसान जीवन यापन हेतु शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो किसान शहरों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, वे औद्योगिकीकरण के इस युग में जीविकोपार्जन व अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इन रसायनों के अवशेष भी कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों, फलों व खाद्यान्नों में पाए जाने लगे हैं, जिनके घातक प्रभाव न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण मानव जीवन पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे कैंसर, पेट व त्वचा संबंधित रोग आदि, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे। अतः यही वे कारण हैं जिनकी वजह से शहरी व ग्रामीण लोग या जिनके पास भूमि नहीं है, उनका रुझान किचन व टेरेस गार्डनिंग अर्थात छत पर सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहा है। खास तौर से जो शहरों के अंदर या छोटे कस्बों में और किसान भाई भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए किचन गार्डन जिसे कहते हैं कि घर के अंदर सब्जियां उगाएं और उसका उपयोग करें, तो इसका बहुत सा महत्व भी है। अधिकतर अपने घर के आसपास थोड़ी बहुत भी जगह होती है तो उसमें किचन गार्डन करते हैं और उसका लाभ मिलता है। एक तो आपको धन की बचत होती है, जहां अपना बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ सब्जियां मिलती हैं, उनसे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। खासतौर से जो सब्जियां
जिनके अंदर अंधाधुंध दवाइयों का उपयोग होता है उनको हम नहीं करें। और उसका फ़ायदा ये है कि किचन गार्डन घर के अंदर करेंगे तो हमें ताज़ा फल सब्जियां मिलेंगी, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय हम उसी समय ताज़ा तोड़ के हम सब्जियां बनाएं। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो गृह वाटिका है, किचन गार्डन है, उसका आपको ये ध्यान देना है कि समय समय से अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार, जैसे घर के अंदर सदस्यों की संख्या 4-5 है तो उसी के अनुसार छोटी छोटी क्यारियाँ, यदि जगह है तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें। जगह नहीं है तो आप गमले, अलग अलग आकार के गमले आते हैं उनमें रख सकते हैं, या पॉली बैग्स आते हैं, प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, उसके अंदर भी हम सब्जियां उगा सकते हैं, या छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग जो बोलते हैं, छत के ऊपर भी अपन गृह वाटिका लगा सकते हैं। परंतु इसमें अपने को ये ध्यान में रखना है कि गृह वाटिका में जो हम सब्जियां लगा रहे हैं उनमें दवाइयों का उपयोग न के बराबर करें, और आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी हम दवाइयों का इस्तेमाल करें। गृह वाटिका का आप रोजाना निरीक्षण करते रहें। यदि गृह वाटिका में किसी प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप हो जाता है तो ऐसे कीट व रोगों के भागों को तोड़कर नष्ट करें। ध्यान रहे, आप किचन एवं टेरेस गार्डन में जो सब्जियां लगा रहे हैं उनमें कीटनाशक रसायनों का कम से कम प्रयोग हो, ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि गृह वाटिका के अंदर जो हम सब्जियां लगाएं वो एक तो कम समय के अंदर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। इस तरह की सब्जियां लगाएं जैसे पालक, धनिया, मेथी, गाजर, मूली, गांठ गोभी, ये इस तरह की जो सब्जियां हैं और जिनके अंदर की खासतौर से ज़्यादा कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता है, तो उन सब्जियों को हम आसानी से छोटे छोटे गमलों में, चौड़े गमलों में, प्याज वगैरह, ये पुदीना है, धनिया है, इस तरह की जो सब्जियां जो कि हमें रोज़ाना अपने सब्जी के अंदर, रसोई के अंदर जरूरत पड़ती है, तो जो ताज़ा तोड़ के आप सब्जी बनाएंगे उस अपना स्वास्थ्य और उसका स्वाद इतना अच्छा है। जब अपनी मेहनत का जो की सब्जियां हैं उसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह से दूसरी जो सब्जियां हैं जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, आपके किचन गार्डन के अंदर खासतौर से कम जगह के अंदर इनको आसानी से आप उगा सकते हैं। अपने बेल को किसी दीवार के सहारे चढ़ा सकते हैं, छत के ऊपर गमलों में लगा के उसको नीचे लटका सकते हैं। और ख़ासतौर से लौकी है, तुरई है, करेला है, ये इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको हम आसानी से अपने घर के आसपास थोड़ी सी जगह के अंदर हम लगा के और उसका अच्छा आनंद ले सकते हैं, अपनी सेहत उसमें सुधार सकते हैं। तो उसके अंदर जो मैंने देखा है कि जैसे अपने को कीड़े और बीमारी का प्रकोप है तो आप रोज़ाना उसको थोड़ा ध्यान दें तो उससे आपको मालूम चलेगा। कहीं कीड़ा लग रहा तो आप तुरंत उसको हटा देंगे, बीमारी आ रही है तो आप उसके पत्तों को नीचे से थोड़ा हटा देंगे, और भी नहीं है तो आपको दवाई नहीं डालने के बजाय, जैसे कि आपकी नीम की खड़ आती है, आप पहले आपके पत्तों पे, पौधों पे हल्का सा पानी छिड़क दें और बारीक नीम की खल को छान के और थोड़ा ऊपर पत्तों के ऊपर बुरका दें, तो उससे जो हानिकारक कीड़े हैं या बीमारियां हैं वो उसकी गंध से ही दूर रहेंगे और हमें किसी दवाई का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा। वही खाद जो है आपका काम करेगी, नीम की खाद का काम करेगी, नीचे जब आपके पौधों के जड़ों में गिरेगी तो वो पौधे की बढ़वार भी करेगी। और बहुत ज़्यादा यदि आवश्यकता कहीं पड़ती भी है दवाइयों का इस्तेमाल करने की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम उस अवधि से, कि उसका जो प्रभाव पड़ता है उस अवधि के बाद में ही हम उस सब्जियों को तोड़ें और काम में लें, तो निश्चित ही हमें अपने स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा कुछ गृह वाटिका के इस तरह के पौधे भी हैं, सहजना, मोरिंगा, ये भी एक बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और जो घर का जैसे आम लगा रखा है या केला लगा रखा है या सब्जियां लगा रखे हैं, उसका आनंद ही अलग आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गृह वाटिका के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ें और अपने घर के अंदर सब्जियां उगाएं, उनका लाभ उठाएं, तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जनता का हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा।
किचन एवं टेरेस गार्डन से घर को प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताजी ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है तथा घर को गर्मी में ठंडा तथा ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आपको भी एक किचन या टेरेस गार्डन स्थापित करना है तो आप भी स्थापित कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे आप गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों की सफल खेती कर सकते हैं। तो देखना ना भूलें कल का अन्नदाता कार्यक्रम। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में असिंचित क्षेत्र अधिक है, इसलिए यहाँ अधिकतर किसान खेती के बजाय गाय और भैंस का पालन करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन दुधारू पशुओं के आहार हेतु कम पानी में उगने वाली चारे की फसलें उगाई जाएं, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है, जिसको किसान कम पानी में आसानी से उगाकर वर्ष भर पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जिस पर अपने सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ML मीना। नेपियर घास एक हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है और पशुओं के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसका चारा मीठा होता है, इसमें पोषक तत्वता ज़्यादा पाई जाती है। नेपियर घास में जो क्रूड प्रोटीन होता है वो 22 से 25% होता है और इसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है, जो पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। रेशे की मात्रा इसमें देखें तो 35% तक पाई जाती है और ये एक ऐसी घास है, एक बार लगाने के बाद आपको 6 से 7 साल तक लगातार आपको हरा चारा देती रहेगी। सिर्फ पानी की थोड़ी इसमें आपको देना है, जहाँ पर रेगुलर पानी हो, पानी ये भी नहीं मीठा हो, थोड़ा खारा पानी में भी ये चल जाती है। नेपियर के लिए देखे उन्नत किस्मों में देखे तो APN1 और APN2, APNJ 7 नंबर व झांसी 23, झांसी 24 किस्म इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। और कोयम्बटूर की अन्य किस्में हैं जैसे CO 112, CO 113, ये किस्म अति उपयुक्त हैं और कभी भी आपको चाहिए तो हमारे पास APNB1 किस्म उपलब्ध है। अब देखें इसका लगाने का तरीका, सही तरीका इसका जो है नेपियर घास का लगाने का, नवंबर दिसंबर में आप इसको लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसको लगाने के लिए इसके ये 1 फीट के ये जो इसका डंडा होता है उसकी आंख गन्ने की तरह जो इसकी आंख पे, हर आंख पे ये जड़ें निकलती हैं। बस इसका सीधा तरीका बीज से नहीं, ये जड़ से ही और इसके ये शकर्ष से ही नया पौधा तैयार होता है। 1 हेक्टेयर के लिए 35,000 शकर्ष या डंडे चाहिए, यानी कि 6.25 बीघा के लिए 35,000 ये डंडे चाहिए, 3 आंख वाले। तो हमें इसकी लगाने के समय पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है और लाइन से लाइन की दूरी 100 सेंटीमीटर रखते हैं। लगाते समय ध्यान रखें कि जिस प्रकार हम गन्ना बोते हैं उसी प्रकार इसको सीधा कूड में सीधा डाल देते हैं, जहां पर हमने कूड बनाए, और उसको हल्का सा जो अपने मिट्टी है उससे ढक देते हैं पूरे को। और मिट्टी ढकने के बाद पूरी आंख दब जाएगी और ये 15 से 20 दिन में इसमें फुटान हो जाएगा। लगाते ही तुरंत इसमें सिंचाई कर देंगे और जितनी भी हमारी गांठ है उस पे से नया एक पौधा निकल आएगा और निकलने के बाद ये 1.5 महीने में पूर्णतः अपने घास का रूप ले लेगा। ये इसका दूसरा नाम है हाथी घास, नेपियर घास। और एक बार ये शुरू में हमें इसकी कटाई लगभग 3 महीने बाद करनी चाहिए। 3 महीने के बाद जब पूरी फसल हमारी नेपियर घास 3 से 4 फीट की हो जाती है तो उस टाइम पहली कटाई कर देते हैं। फिर उसके बाद इसकी रेगुलर कटाई 20 से 25 दिन बाद रेगुलर कटाई करते रहते हैं और साल भर हमें हरा चारा मिलता रहता है। एक बार लगाने के बाद आपको इसमें 6 से 7 साल तक रेगुलर हरा चारा मिलता रहेगा। और इसका नया यदि आपको लगाना है तो जो इसके साथ में एक बार पौधा
लगने तो उससे 40 से 50 कल्ले निकल आते हैं, जो एक बूटा बन जाता है। उस बूटे से आप नए पौधे, यदि आपको ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा पशु हैं, तो उस बूटे से जो जड़े वाले कल्ले निकाल के वही कूड़ में सीधा लगा देते हैं। तो इसमें सिंचाई के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि सिंचाई गर्मी में 5 से 7 दिन में दें और बरसात या सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खाद उर्वरकों की देखें तो इसमें देसी खाद बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत की बढ़वार के लिए 12 क्विंटल 6.25 बीघा में देसी खाद देनी चाहिए। और यदि वर्मी कंपोस्ट है तो 5 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट यदि दे तो इसमें और भी ज्यादा फुटान और पौधों में गुणवत्ता और रेशे व प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे पशु, दूध वाले पशुओं के लिए ये बहुत जरूरी है और इससे दूध बढ़ता है। और इसको गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे पशु इजीली आसानी से खाते हैं, मीठी होती है। और इसकी 1 हेक्टेयर में यदि हम उत्पादन देखें तो 1000 से 1500 क्विंटल इसका उत्पादन 6.25 बीघा में हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसका एक कटाई में फिर नेक्स्ट कटाई वही 20 से 25 दिन पर रेगुलर इसकी कटाई करते रहो। 6 साल तक आपको कुछ नहीं करना, बस समय पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आपके पास बूंद बूंद सिंचाई है तो इसका और भी ज़्यादा उत्पादन और भी ज़्यादा बढ़वार अच्छी होती है, क्योंकि बूंद बूंद पानी से इसकी जड़ों में जितनी मात्रा में पानी जाता है उतना इसको मिलता रहता है और इसकी बढ़वार बढ़ती रहती है। बस ये जनवरी और फरवरी 2 महीने में थोड़ी इसकी सर्दी की वजह से बढ़वार कम होती है। उसके बाद गर्मी में, बरसात में इसकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है और इसकी यदि हम देखें तो ऊंचाई 8 से 9 फीट तक भी ये बढ़ जाती है। एक बाजरे की जैसी पत्तियों का सेम वही है, बस इसमें मिठास ज़्यादा होता है, जिससे पशु आसानी से इसको खाता है और रेगुलर पशुओं के लिए हरा चारा मिलता रहता है। जहाँ पर बरसात की बहुत कमी है उन प्रदेश में या उन जिलों में, वहाँ पर नेपियर घास बहुत अधिक उपयोगी है। और इसका जो बीज है, कल्ले हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पाली में हमेशा उपलब्ध हैं। आप 10 से 5 कभी भी संपर्क करके 3 रुपये का हम एक कल्ला देते हैं, जिसमें 3 आँख होती हैं, उनसे नए नए पौधे निकल जाते हैं। और कभी भी आपको चाहिए तो हमारे पास APNB 1 किस्म उपलब्ध है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खड़काई, जिला शिवपुरी के कृषक अनुज शर्मा ने। यह कटहल के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो अनुज शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चूँकि कटहल का जो उपयोग है हम लोग जो करते हैं सब्जियों के रूप में और अचार के रूप में किया जाता है। वर्तमान में कटहल में ध्यान देने की बात है कि उसमें पानी की सिंचाई कब कब करें किसान भाइयों, क्योंकि सर्दियों में तापक्रम बहुत कम होता है। यदि पानी की कमी रहेगी तो भी पौधा अधिक ठंड के कारण भी मर सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा थोड़ा पानी देने से जो पाले को काफ़ी पौधा सहन कर सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। और इसके अलावा गर्मियों में चूँकि बहुत सारी जो व्यवस्था है पानी की मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करती है कि यदि मिट्टी बहुत हल्की है तो 4 से 5 दिनों के अंतराल में पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आपका बहुत थोड़ा सा भारी मिट्टी है, जो पानी सहन करने की क्षमता है उसमें, तो करीब करीब 7 दिन के अंदर में ही अपने को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा ध्यान देने की बात यह है किसान भाइयों, कटहल में ध्यान देना है, किसान भ्रमित ना हो कि जब कटहल एक मोनोसियस मतलब पौधा है जिसमें नर और मादा फूल आता है, एक ही पौधे पर आते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना हमें कि जब जो नर फूल आता है तो वो पहले आता है और जो पतली टहनियों पर आता है, जिसकी जो टहनियाँ होती है तो चिकनी होती हैं और पतली होती हैं, उस पर नर का फूल आता है। तो ऐसी स्थिति को थोड़ा सा पहचाने, उसको तुरंत तोड़ना ना। और वहीं ध्यान देना है कि जो मादा फूल आता है वो मोटी शाखाओं पर आएगा और जो उसका जो तना है वो क्या कहते हैं दरदरा होगा थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में और वो तने में मोटी शाखाओं पर और साथ साथ में जड़ों पर भी उसके फूल दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही फूलों को हमें रखना है, तो पॉलिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। शुरू में क्या देखा है कि जब नर फूल आते हैं और छोटे छोटे फल आने के बाद में गिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कटहल के बाग में फूल और फल झड़ने की समस्या से बचने के लिए NAA का घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर दें। इसके अलावा कटहल के बाग में रोग व कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है। यदि इन रोग व कीटों का उचित समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कम उपज मिलती है। उनका नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, आइए जानते हैं।
इसके बाद में थोड़ा सा रोग और कीड़े जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या आती है। तो रोग जैसे एक सबसे पहला आता है गुलाबी रोग, जिसमें आपका जो पत्तियां हैं थोड़ा सा गुलाबी कलर की हो जाती हैं और आपका तने में भी कलर आ जाती हैं। और जब जो ये रोग है बहुत भयानक जब फैलता है तो करीब उनकी छाल है फटने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो शाखाएं उसमें फटने लगती हैं, चूँकि तने संबंधित बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियों को नियंत्रण रखने के लिए हमें बोर्डो पेस्ट का उपयोग करना है, जिसमें आपका नीलत होता है, चूना है और पानी है। चूना और नीलत होता को अलग बर्तनों में घोल करके और तीसरे बर्तन में अपना उसका घोल बना करके उसमें साल में 2 बार करें तो ऐसी बीमारियों से अपन निजात अपन पा सकते हैं। इसके अलावा कटहल के फल वृक्षों में फल सड़न रोग का प्रकोप भी होता है और इस रोग के कारण फूल और फल काले होकर झड़ जाते हैं। यदि इस रोग का प्रकोप आपके बाग में दिखाई दे रहा है तो ऐसे में कार्बेनिज्म की 1 ग्राम मात्रा व मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन रोगों के अलावा कटहल के फल वृक्षों पर भूरा वीवल कीट का प्रकोप भी देखने में आता है। ये तना, कलियां और फलों में छेद करके हानि पहुंचाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम कीट ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट कर दें और इसके बाद फल वृक्षों पर रासायनिक दवा का छिड़काव करें, जिसमें एमीडाक्लोरपिड की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के मान से घोल बनाकर छिड़काव करने से कीट एक पौधे से लगभग 100 किलो से 400 किलो मतलब 1 कुंटल से 4 कुंटल तक आप कटहल का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इन बिन्नियों को अगर ध्यान दें किसान भाइयों तो बहुत अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किचन एवं टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों का चयन करें? अधिक उपज के लिए बंद गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस भी लिख लीजिए annadatamp@etv.co.in। शुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।